Hello everyone, welcome back to MockMentor. In today's video, we would be discussing a new master circular which is issued by SEBI on social stock exchange. इस वीडियो में हम समझेंगे कि social stock exchange क्या होता है, कौन-कौन सी entities उन पर रजिस्टर कर सकती हैं, and क्या key provisions या announcements हैं जो SEBI ने announce की हैं for any entity wanting to register itself on a social stock exchange. So let us begin. First of all, let us understand what is a social stock exchange. सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक सेबी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पर एनपीओस या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एलिजिबल फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए फंड्स रेज कर सकते हैं। अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाऊं, जैसे नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे बीएसई एनएसई कंपनीज के लिए होते हैं, वैसे ही एसएसई या सोशल स्टॉक एक्सचेंज सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि इम्पैक्ट के लिए काम करती हैं। एसएससी की जरूरत क्यों थी? सोशल सेक्टर की जो फंडिंग थी वो मोस्टली ओपेक थी। डोनर्स को इम्पैक्ट मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि हम जो पैसे लगा रहे हैं वो एक्चुअली किस तरीके से सोशल वर्क में यूज हो रहे हैं। तो सेबी ने एक रेगुलेटेड और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है इन द फॉर्म ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके थ्रू जो फंडिंग है वो ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और इम्पैक्ट ओरिएंटेड हो पाए। अब एसएससी में फंड्स कौन रेज कर सकता है? पहला है एनपीओ या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऐसी एंटिटीज होती है जो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, बल्कि जितना भी सरप्लस उनके पास आता है वो वापस सोशल वर्क में लगा देती है। दूसरा है फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉफिट तो कमा सकती हैं, पर इन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उस प्रॉफिट से अर्निंग्स लेना नहीं होता है, जबकि उस प्रॉफिट को सोशल इम्पैक्ट में लगाना होता है। जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर किसी भी तरीके का प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसको वो अफोर्डेबल हेल्थ केयर में लगा दे या एजुकेशन में लगा दे, तो वो फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इस मास्टर सर्कुलर में जो सेबी ने दिए हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑन एसएससी। तो सेबी ने एनपीओस के लिए स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स रखे हैं ताकि जो फेक एनजीओज हैं वो किसी भी तरीके से एसएससी से एसएसईज पे एंट्री ना ले पाए। क्या इसके पीछे का रैशनल है? डोनर्स का जो ट्रस्ट है सोशल वर्क के लिए वो बना रहे। सेकंड है मनी का किसी भी तरीके का मिसयूज ना हो। इसके पीछे क्या क्या कंडीशंस हैं? कुछ कंडीशंस हैं, हम एक एक कंडीशन सारी समझते हैं। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटी और अ सेक्शन 8 कंपनी। मतलब एनपीओ जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए एज सम चैरिटेबल ट्रस्ट और अ सेक्शन 8 कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। इनफॉर्मल ग्रुप्स को किसी भी तरीके से एसएससी पे जगह नहीं मिलेगी। सेकंड है वैलिड इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन। एनपीओ के पास प्रॉपर इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए ताकि जो टैक्स कंप्लायंस है उससे क्रेडिबिलिटी इंश्योर होती है, डोनेशंस का किसी भी तरीके का जो मिसयूज है वो अवॉइड होता है एंड डोनर्स को जो टैक्स क्लैरिटी मिलती है। थर्ड इज अ वैलिड पैन और अ परमानेंट अकाउंट नंबर। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के पास पैन होना कंपलसरी है। वाई? फाइनेंशियल ट्रैकिंग पॉसिबल होती है, मनी ट्रायल ट्रांसपेरेंट रहता है एंड ब्लैक मनी का रिस्क कम होता है थ्रू अ फंड। फोर्थ इज ट्रांसपेरेंट ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। मतलब ये क्लियर होना चाहिए कि हु मैनेजेस द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड, व्हाट इज द कंप्लीट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। द रीजन बिहाइंड इट इज पब्लिक ट्रस्ट के साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट करती है, दैट वे गवर्नेंस किसी भी तरीके का ओपेक अगर नहीं होगा, मिसयूज की रिस्क जो होती है वो भी कम हो जाएगी। फिफ्थ इज मिनिमम 3 years ऑफ ऑपरेशनल एग्जिस्टेंस। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम 3 साल एक्टिवली काम करना होता है। इसके पीछे का रैशनल है कि कोई भी न्यू या सिर्फ ऑन पेपर एनजीओज जो हैं उनको एंट्री ना मिले। ट्रैक रिकॉर्ड के बिना फंड रेजिंग क्योंकि रिस्की हो जाती है और इम्पैक्ट असेस करना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होगा, दैट वे इम्पैक्ट असेसमेंट वुड बी easier. Sixth is minimum expenditure of 50 lakh in the previous financial year. मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में एनपीओ ने कम से कम 50 लाख रुपए सोशल एक्टिविटी में तो लगाए हों या खर्च किए हों। इससे पता चलता है कि ऑन ग्राउंड एक्चुअली कितना हमारा एनपीओ काम कर रहा है। तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए जो एंटिटीज बनी होंगी वो इससे फिल्टर आउट हो जाएगी और सीरियसनेस एक लेवल की प्रूव होगी फॉर द एनजीओ टू रेज फंड्स ऑन एसएससी। सेवेंथ इज मिनिमम फंडिंग ऑफ रुपीज 10 लाख रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर। मतलब एनपीओ को पिछले
साल में 10 लाख की फंडिंग ऑलरेडी मिली होनी चाहिए। इसके पीछे का अगेन रीजन है कि इससे डोनर कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होता है, इससे बेसिक फंड रेजिंग कैपेसिटी प्रूव होगी एंड एसएससी पर जीरो क्रेडिबिलिटी की कोई भी एंटिटी है वो ना आए। फंड रेजिंग थ्रू जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में फंड रेज करना प्रॉफिट के लिए नहीं होगा, इम्पैक्ट के लिए होता है, और इसी फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है ZC-ZP और जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। अगर पहले हम ये समझे कि जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, वेरी बेसिक, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे जीरो कूपन होता है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एंड जीरो प्रिंसिपल होता है, मतलब जो पैसा लगाया है वो भी वापस नहीं मिलेगा। अब अगर ना इंटरेस्ट मिल रहा है ना प्रिंसिपल मिल रहा है, तो फिर कोई पैसा क्यों लगाएगा? सिर्फ और सिर्फ सोशल इम्पैक्ट के लिए। ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो सोशल एंटरप्राइजेस या एनपीओ इशू करता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर, जिसमें इन्वेस्टर्स को ना ही इंटरेस्ट मिलता है ना ही प्रिंसिपल का रीपेमेंट होता है। रिटर्न पैसों में नहीं, इम्पैक्ट में होता है। सो देयर आर नो फाइनेंशियल रिटर्न्स, इंस्टेड देयर आर सोशल इम्पैक्ट। अब इसके पीछे का पर्पस क्या है? कोर थॉट यही है कि प्रॉफिट मोटिव यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, वेल्थ क्रिएशन भी यहाँ अलाउ नहीं होगा, प्योर सोशल फंडिंग होगी, वेरीफाइड सोशल इम्पैक्ट होगा, एंड सक्सेस का मेजर ये नहीं होगा कि आपने पैसा लगा के कितना पैसा बना लिया, बल्कि मेजर ये होगा कि कितने लोगों की लाइफ इंप्रूव हुई या सोसाइटल वे में कितना इम्पैक्ट आया है, दैट वुड बी मेजर्ड। तो इन्वेस्टर का रोल यहाँ पे क्या होगा? इन्वेस्टर का डोनर विद अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होंगे। देयर वुड बी डिफरेंस फ्रॉम डोनेशन, क्योंकि डोनेशन इनफॉर्मल होता है, लेकिन जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पे होगा, जहाँ पे डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी होगा एंड इम्पैक्ट की जो रिपोर्टिंग है वो भी रिक्वायर होगी। तो डोनेशंस के साथ अगर हम डिसिप्लिन को भी ऐड कर देंगे, तो दैट वुड बी जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फॉर्मल स्ट्रक्चर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट की कुछ की कंडीशंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज मिनिमम इशू साइज 50 लाख रुपए का होना चाहिए। एनपीओ जब भी ZC-ZP इशू करेगा तो मिनिमम 50 लाख तो वो होना ही चाहिए। तो जो छोटी नॉन सीरियस फंड रेजिंग जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मीनिंगफुल स्केल पर ही ऑपरेट किया जाएगा। सेकेंड है मिनिमम एप्लीकेशन जो साइज है वो ₹1000 का रहेगा। तो कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर मिनिमम 1000 रुपीज से पार्टिसिपेट करता है। इससे जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो एनकरेज होगा। तो ये सिर्फ इलीट ओनली प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा, कोई भी छोटे से छोटे अमाउंट से सोशल इम्पैक्ट के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। थर्ड इज इशूड ओनली इन डीमैट फॉर्म। तो फिजिकल सर्टिफिकेट्स जो होंगे वो अलाउ नहीं होंगे, सिर्फ डीमैट फॉर्म में इशू होगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी, इजी ट्रैकिंग और कोई फेक इंस्ट्रूमेंट्स किसी भी तरीके से ना आए। नॉन ट्रांसफरेबल अंटिल मेच्योरिटी, मतलब ZC-ZP इंस्ट्रूमेंट मेच्योरिटी के पहले आप किसी और को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकते, ताकि जो एसएससी है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ना बने किसी भी तरीके से, एंड प्योरली एक इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म बने। नेक्स्ट इज मैंडेटरी मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 75%। इशू तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब कम से कम 75% ऑफ द अमाउंट सब्सक्राइब किया जाए। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि कोई एक इशू साइज है जो 1 करोड़ का है। मिनिमम सक्सेसफुल सब्सक्रिप्शन जो इसमें रहेगा वो 75 lakhs का रहे। तो अगर 1 करोड़ के इशू में 75 लाख सब्सक्राइब हो जाते हैं, देन इट वुड बी कंसिडर्ड अ सक्सेस। और मतलब मिनिमम तो ये है कि इतना तो रखना ही है। इसके पीछे का रैशनल क्या है कि अगर फंड्स अधूरे मिले तो प्रोजेक्ट किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सेबी चाहता है कि प्रोजेक्ट वाइबल हो एंड उसके एग्जीक्यूशन की सर्टेनिटी भी हो, दैट इज व्हाई मिनिमम 75% इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज रिफंड इफ सब्सक्रिप्शन फॉल्स बिलो 75%। मतलब अगर ये 75% का थ्रेशोल्ड अचीव नहीं हो पाता तो इन्वेस्टर्स का पैसा वापस रिफंड कर दिया जाएगा। क्यों? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, फोर्स्ड अंडर फंडेड प्रोजेक्ट से किसी भी तरीके से बचाव हो जाएगा, एंड ट्रस्ट बिल्डिंग होगा ऑन दी एसएससी इकोसिस्टम। एसएससी पर जो भी फंड रेजिंग की प्रोसेस रहेगी वो रैंडम नहीं बल्कि वेल स्क्रूटिनाइज्ड और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रहने वाली है। तो जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट रहेगा वो सब्जेक्ट टू 21 डेज पब्लिक कमेंट रहने वाला है। मतलब कोई भी एनपीओ या सोशल एंटरप्राइजेस पहले ड्राफ्ट फंड रेजिंग डॉक्यूमेंट फाइल करेगी, किस दिन तक उस पर पब्लिक की कमेंट्स लिए जाएंगे,
जिससे ट्रांसपेरेंसी और स्टेक होल्डर का फीडबैक जो है वो इंश्योर होगा। सेकेंड है स्क्रूटिनी एंड ऑब्जर्वेशंस बाय द एसएससी, मतलब एसएससी ये जो एक्सचेंज है वो डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगा। अगर किसी भी तरीके का इश्यू होता है तो क्या डिस्क्लोजर गैप्स है, इम्पैक्ट में क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, आर देयर एनी गवर्नेंस कंसर्न्स, वो सारी चीजें क्लियरली बताती जाएंगी। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर्स। ये एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। पहला है एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट। ये मैंडेटरी रहेगी, मतलब जो भी एंटिटी एसएससी के थ्रू फंड रेज करती है उसको हर साल एक एआईआर या एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना होता है। इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, फंड्स का यूज कैसा होता है, सोशल आउटकम्स हमने क्या अचीव किया फ्रॉम दी फंड्स, एंड व्हाट वाज द टारगेट एंड एक्चुअली। जो एआईआर है उसको एसेस करेंगे एक सर्टिफाइड सोशल इम्पैक्ट असेसर, मतलब सेल्फ रिपोर्टिंग अलाउ नहीं होगी, एक इंडिपेंडेंट सर्टिफाइड प्रोफेशनल उसे एसेस करेगा। क्यों? ग्रीन वॉशिंग एंड इम्पैक्ट वॉशिंग जो है वो इससे अवॉइड होगी, डेटा की क्रेडिबिलिटी इंश्योर होगी एंड डोनर्स का ट्रस्ट मेंटेन होगा। सबमिशन डेडलाइन हर साल अक्टूबर 31 को फिक्स रहने वाली है। इसकी वजह से यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग साइकिल होगी, कंपैरिजन एंड मॉनिटरिंग इजी हो जाएगा एक फिक्स डेट के थ्रू, एंड रेगुलेटरी डिसिप्लिन भी इनकलकेट हो। नेक्स्ट है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट फ्रेमवर्क। सेबी ने बोला है कि इम्पैक्ट मेजरमेंट सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, इसलिए सेबी ने एसआरओज या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी इस फ्रेमवर्क के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। तो रिकॉग्नाइज्ड एसआरओज कौन कौन से होंगे? पहला होगा आईसीएआई या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यहाँ के जो भी सोशल ऑडिटर्स रहने वाले हैं। सेकेंड इज आईसीएमईआई, यहाँ के भी सोशल ऑडिटर्स ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो सीए, सीएमए एंड सीएस, these would act as an SRO for SSC। सेबी ने इन्हीं बॉडीज को क्यों चूज किया? इन बॉडीज को चूज करने के पीछे का रैशनल है कि यहाँ से प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी आएगी, मेथोडोलॉजी स्टैंडर्डाइज्ड होगी एंड एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होने वाली है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। एसएससी को लेकर सेबी का व्यू क्लियर है कि एसएससी सिर्फ फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म नहीं होने वाला है, बल्कि एक ट्रस्ट बेस्ड इकोसिस्टम रहेगी। इसीलिए हर सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज गवर्निंग काउंसिल बनाना मैंडेटरी रहने वाला है। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर गवर्निंग बॉडी है जो एसएससी की फंक्शनिंग को गाइड करेगी, पॉलिसी इनपुट्स देगी और इकोसिस्टम बैलेंस मेंटेन करके रखेगी। इसमें एटलीस्ट या मिनिमम 7 लोग या 7 मेंबर्स होने चाहिए। काउंसिल इंश्योर करेगी कि एसएससी सिर्फ एक्सचेंज या डोनर्स के फेवर में ना जाए और पावर किसी एक ग्रुप के पास कॉन्सेंट्रेट ना। एसएससी का हिस्सा कौन कौन होता है? लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। फर्स्ट इज फिलैंथ्रोपिक एंड सोशल सेक्टर डोनर्स। ये कौन होते हैं? फाउंडेशंस या सीएसआर डोनर्स, लार्ज फिलैंथ्रोपिस्ट। इनका रोल होगा डोनर्स का पर्सपेक्टिव लाना, तो फंडिंग एक्सपेक्टेशंस और अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से है उनको डिफाइन करना। सेबी ने इनको क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि पैसा डोनर्स का है तो उनका ट्रस्ट क्रिटिकल होता है। सेकेंड इज एनपीओज या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये एज आई सेड एनजीओज, चैरिटेबल ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनीज, ये सब रहने वाले हैं। इनका रोल होगा ग्राउंड रियलिटी को रिप्रेजेंट करना, ऑन ग्राउंड क्या चैलेंजेस होंगे उनको हाईलाइट करना। इनको क्यों इंक्लूड किया गया? पॉलिसीज जो है वो सिर्फ डोनर्स के लिए ना हो, इम्प्लीमेंटर्स के लिए भी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। थर्ड इज इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज। ये कौन होते हैं? डेटा रिपोजिटरीज, इम्पैक्ट डेटा प्लेटफॉर्म्स, जिनके पास डिस्क्लोजर्स और रिपोर्टिंग से रिलेटेड डेटा होता है। इनका रोल क्या होगा? इंफॉर्मेशन का स्टैंडर्डाइजेशन, डेटा जो हमारे पास है उनकी अवेलेबिलिटी एंड कंपैरेटिबिलिटी इंश्योर करना। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? एसएससी का फाउंडेशन डेटा प्लस ट्रांसपेरेंसी से है, तो जो इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज होंगी वो प्रॉपर इन टाइम डेटा प्रोवाइड कर पाएगी अबाउट द सोशल इम्पैक्ट। फोर्थ इज सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स। ये इम्पैक्ट फंड्स, इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूटर्स, डेवलपमेंट फाइनेंस पार्टिसिपेंट्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। इनका रोल होगा आउटकम बेस्ड फंडिंग लेंस एंड मेजरमेंट डिसिप्लिन इंश्योरेंस। सेबी इंक्लूडेड देम ताकि फंडिंग सिर्फ इमोशन ड्रिवन ना, आउटकम ड्रिवन भी हो पाए। फिफ्थ इज सोशल ऑडिट प्रोफेशंस एंड एसआरओज। ये हमने जैसे कि डिस्कस किया, आईसीएआई, आईसीएमएआई, आईसीएसआई, इनका रोल होगा इम्पैक्ट को वेरीफाई करना, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना एंड एथिक्स एंड क्रेडिबिलिटी इंश्योर करना।
सिक्स्थ इज कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। ये कौन होंगे? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ कैपेसिटी डेवलपर्स, इकोसिस्टम इनेबलर्स। इनका रोल होगा एनपीओस को एसएससी नॉर्म्स के लिए रेडी बनाना, गवर्नेंस, रिपोर्टिंग, इम्पैक्ट की जो स्किल्स होंगी उनको इम्प्रूव करना। इनको इंक्लूड करने का पीछे रीजन ये था कि सारे जो एनपीओ होते हैं वो जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनली इतने स्ट्रांग हो, तो इन इंस्टीट्यूशंस के आने से कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो एनहांस होगी एंड इंश्योर। सेवेंथ इज स्टॉक एक्सचेंज ऑफिशियल्स। ये एसएससी ऑपरेटिंग स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल्स रहेंगे। इनका रोल होगा ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड मार्केट डिसिप्लिन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि एसएससी भी एक एक्सचेंज ही है, तो सिस्टम्स, कंट्रोल्स एंड कंप्लायंसेस ये भी बहुत जरूरी होता है। तो इन 7 मेंबर्स को, अलग अलग डोमेन्स के 7 मेंबर्स को इंक्लूड करने का पीछे का रैशनल क्या है सेबी का? सेबी ये इंश्योर करना चाहता है कि एसएससी डोनर ड्रिवन भी हो, बेनिफिशियरी फोकस्ड भी हो, डेटा बैक्ड भी हो एंड प्रोफेशनली गवर्नड भी हो, ताकि बैलेंस्ड अप्रोच आ पाए। इसीलिए एसजीसीज को डाइवर्स, बैलेंस और इंक्लूसिव बनाया गया है। So this was the complete circular about social stock exchange. I hope you liked the video. Thank you so much for watching.